हे गाइस, आप में से काफी लोग यही जानना चाहते हैं कि मेरी मेंस की स्ट्रेटेजी क्या थी, कि मैंने कैसे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इन सब बैंकिंग एग्जाम के मेंस क्लियर किए। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी। मैंने कुछ पॉइंट्स भी सब नोट कर रखे हैं ताकि मैं कुछ भूलूं ना। जो भी आपने मुझसे पूछे हैं उन सबका जवाब दूं कि क्या गलती बाकियों ने की थी, क्या गलती मैंने की थी, और वो गलती आप लोगों को नहीं करनी है। तो पहला मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ कि लोगों को बहुत गलतफहमी होती है कि जैसे कि आप मेंस के मॉक टेस्ट जो भी देते हैं, जो आपके उधर मार्क्स आते हैं वही रियल एग्जाम में आते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्या होता है, आप मेंस के जो मॉक टेस्ट देते हैं वो डिफरेंट आप टेस्ट सीरीज के देते हैं। वो किसी सेक्शन का लेवल बढ़ा देते हैं, किसी सेक्शन का लेवल कम कर देते हैं। वैसे एग्जाम में नहीं होता। इतना हार्ड भी नहीं आता, इतना इजी भी नहीं आता। तो उस चीज पे खुद को जज मत करो। अगर आप अभी टेस्ट दे रहे हो, आपको लग रहा है मेरे कम स्कोर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आरआरबी पीओ मेंस के पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। पहली मैंने चीज आपको क्लियर कर दी। और दूसरी चीज ये कि सबसे बड़ी गलती क्या होती है आरआरबी पीओ के पेपर में, कि जैसे हमारा मेंस के लिए 10 to 15 डेज बचते हैं, जैसे कि अभी भी हमारे पास इतना ही टाइम है, तो हमें इस टाइम में ये चीज पे ध्यान देना है कि हम डेली करंट अफेयर और अपने कंप्यूटर को रिवाइज कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, आरआरबी पीओ में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग किसी भी एक सेक्शन पे अटक के रह जाते हैं। वो यही नहीं समझ पाते कि हमें स्विच करना है नेक्स्ट सेक्शन। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी सेक्शन पे कर रहे हो, आप क्वांट में, रीजनिंग में कोई क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप उसी पे अटक के रह गए, आपका टाइम जाता जा रहा है और आपके बाकी सेक्शंस नहीं देख पाए। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि लोग कभी बोलते हैं हम कंप्यूटर नहीं देख पाए, कभी हम जीए पूरी अच्छे से नहीं देख पाए, तो उस वजह से वो सेक्शनल में रह जाते हैं। उनका ओवरऑल अच्छे मार्क्स होते हैं बट वो सेक्शनल में रह जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे टाइम मैनेज किया था। पहले मैं आपको बताती हूँ आपको इन लास्ट 10 to 15 डेज में क्या करना चाहिए। करंट अफेयर प्रॉपर रिवाइज करो। एंड मेरी एक एडवाइस रहेगी कि किसी एक सोर्स पे रिले बिल्कुल मत करो। आप ये मत सोच के चलो कि मैं एक ही सोर्स पे बिल्कुल डिपेंडेंट होके चलूंगा या चलूंगी, क्योंकि मैंने ये गलती की थी। मैं एक सोर्स को ब्लाइंडली फॉलो कर रही थी एंड उसकी वजह से क्या होता है कि जब उससे वैसे टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलते तो आप स्कोर्स में पीछे रह जाते हो। ये गलती बिल्कुल मत करना। करंट अफेयर 2 सोर्सेज से फॉलो करना, उनको टाइमली रिवाइज करना। एंड कंप्यूटर, जितने ज्यादा आप कंप्यूटर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि क्या होता है, हमें काफी बार लगता है कि हमने कंप्यूटर पढ़ ली, बट जब हम टेस्ट देते हैं तो हम 2 क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर ये हो सकता है, 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा उसके टेस्ट दो। जितने ज्यादा आप उसके सेक्शनल टेस्ट लगाओगे आपको आंसर्स याद होने लगेंगे। अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं हो तो भी कंप्यूटर बिल्कुल लाइट लेके मत चलना कंप्यूटर जीए को, क्योंकि सेक्शनल बहुत अच्छा खेल जाता है यहाँ। दूसरी चीज, मॉक टेस्ट नहीं देना। आप ये सोचोगे कि 2 घंटे का है, कौन देगा। बाकी जब आप बाकी मेंस दोगे, आईबीपीएस का, एसबीआई पीओ का, तो उसमें तो 3 घंटे, 3.5 घंटे इतना देर बैठना पड़ता है। यहाँ सिर्फ 2 घंटे है। तो आप मेंस लगाइए। ज्यादा से ज्यादा आप नहीं दे पा रहे तो हर 3 दिन में मेंस लगाओ। ये मत सोचो कि मैं मेंस नहीं लगा रहा हूं या लगा रही हूं तो इससे फर्क पड़ेगा। इससे फर्क पड़ता है। एंड दूसरी चीज कि अगर आप डेली आप सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस करो। हर किसी का जरूरी नहीं है, बट कभी इंग्लिश का, कभी क्वांट का, रीजनिंग का प्रैक्टिस करो। एंड जहां से आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल रहे हैं आप लगाओ, क्योंकि फ्री मॉक लगाने से भी आपको आइडिया लगेगा कि डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे काफी हेल्प मिलती है, क्योंकि रियल एग्जाम बेस्ड लेवल तो कोई पूरे अच्छे से नहीं बना पाता। एंड हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, दिया, कम स्कोर लगा, छोड़ दिया उसको नहीं। मॉक टेस्ट दिया है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप उस मॉक टेस्ट में आप अपने आप को एनालाइज करो, ताकि आप जो नेक्स्ट टेस्ट दो उसमें आपके स्कोर्स इंप्रूव हो, आपकी गलतियां इंप्रूव हो।
क्योंकि काफी बार कैसा होता है कि हम मॉक टेस्ट देते हैं, हम अपने मार्क्स देख लेते हैं, रैंक देख लेते हैं, हम खुश हो जाते हैं। बट मैं जिस तरीके से मॉक टेस्ट को देखती थी, मैं उसको एनालाइज करती थी कि मेरा क्या पैटर्न रहा है, मैं किस पैटर्न में, मतलब अगर जो क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैं उनको लेके चलूं या मैं किसी में बीच में रुक गई किसी क्वेश्चन में। ये सब चीजें आपको ट्राई करनी है। आप ऐसा नहीं करना कि मैं एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा हूं। जैसे कि आरआरबी पीओ मेंस में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि 5 सेक्शन है, आप उनको अपने अकॉर्डिंग कभी रीजनिंग अटेम्प्ट किया, कभी क्वांट, कभी जीए, कभी इंग्लिश, ऐसे अटेम्प्ट करोगे। बट इसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट आपके ऊपर है कि आप किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने पहले क्या अटेम्प्ट किया था। मुझे मेरा रीजनिंग स्ट्रांग लगता है, मेरे लिए वो स्कोरिंग है, तो मैं चाहती थी कि मुझे कॉन्फिडेंस मिले, इसलिए सबसे पहले मैंने रीजनिंग अटेम्प्ट किया, फिर मैंने क्वांट अटेम्प्ट किया, ताकि मेरा टाइम जो मेरे को लगता है कि ज्यादा लगेगा उसमें मैं लगा दूं। उसके बाद फिर मैं ऐसे करूं जो रीडिंग बेस्ड हो, जो मेमोरी बेस्ड हो, तो वो जल्दी हो जाए और मुझे ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ा स्कोर ले चुकी हूँ कॉन्फिडेंस के साथ। क्योंकि क्या होता है, कई बार आप जीए में, कंप्यूटर में श्योर नहीं होते, उसको पहले अटेम्प्ट करके फिर आप कॉन्फिडेंस भी नहीं आता, रीजनिंग क्वांट लास्ट में करके ऐसा प्रेशर दिमाग में बनता जाता है कि अभी तक मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, और फिर किसी पजल में अटक गए या किसी डीआई में अटक गए तो बहुत टाइम चला जाता है। इसलिए मैंने इनको पहले अटेम्प्ट किया था। एंड ये मैंने काफी आपको बता दिया कि मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था। एंड हाँ, मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मैंने जो टाइम डिवाइड किया था वो मैंने ऐसे किया था। रीजनिंग को मैंने 35 मिनट्स दिए थे स्टार्टिंग के, क्योंकि मेरी वो स्ट्रांग है, मुझे पता था मैं मैक्सिमम उससे मार्क्स गेन कर सकती हूँ। तो रीजनिंग में मेरे आए थे 33.75 आउट ऑफ 40। एंड कुछ गलतियां हुई होंगी एंड कुछ मैंने क्वेश्चंस छोड़े होंगे जो मुझे डाउट लग रहा होगा। एंड क्वांट को मैंने दिए थे 25 to 30 मिनट्स। एंड उसमें मेरे आए थे, वो मेरा अच्छा नहीं गया था क्योंकि उसमें मैं किसी क्वेश्चन में अटक गई थी एंड स्कोर नहीं कर पाई, तो 19.50 आए थे। एंड उसके बाद मैंने इंग्लिश किया था, जिसको मैंने 25 to 30 मिनट दिए थे। एंड उसमें मेरे आए थे 22 आउट ऑफ 40। एंड उसके बाद मैंने जीए अटेम्प्ट किया था 12 से 15 मिनट के बीच में, क्योंकि 40 क्वेश्चन को रीड करने में टाइम लगता है, तो वो था। एंड मैंने बताया था कि मैं एक सोर्स पे रिलाई की थी, तो मेरा जीए में काफी कम स्कोर था, 11.75। एंड लास्ट थी कंप्यूटर, 8-10 मिनट इनफ होते हैं कंप्यूटर को, बस उसमें क्या हुआ था कि क्वेश्चंस लेंदी आए थे तो उनको पढ़ने में टाइम लग रहा था, तो ये था। एंड कंप्यूटर मेरे 14.25 कुछ थे। एंड ये सब मेरे मार्क्स थे जो मैंने आपको बता दिया। मैं यहाँ स्कोर कार्ड भी लगा दूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे कितने मार्क्स थे। एंड मैंने आपको मार्क्स बता दिए हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट बता दिया है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आप ये भी कर सकते हैं कि गाइडली ने अपना करंट अफेयर का एक पैकेज लॉन्च किया है, जिसको उन्होंने स्मार्ट क्विज एंड ऑप्टिमम करंट अफेयर का नाम दिया है। जिसमें क्या होगा कि उन्होंने न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी लगाई हैं, जिनको एक्सप्लेन भी किया है, आपको स्मार्ट क्विज भी दिए हैं उसमें, जिनको आप री अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड काफी क्वेश्चंस रखे हैं जो लास्ट ईयर के मेंस के एग्जाम के बेस पे थे। इससे क्या हेल्प मिलती है, जब आप बार बार क्विज देते हो करंट अफेयर में, तो वो क्वेश्चंस आपको याद रहने लग जाते हैं। एंड इसमें आपको परफॉर्मेंस एनालाइज भी करके बताएंगे, तो काफी हेल्प मिलेगी। अगर आप जीए में आप लास्ट में कुछ क्विज वगैरह लगाते हो तो। एंड ये पैकेज 1110 का है, 110 रुपए का है। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं TAP12, तो ये आपको 97 रुपीज में पड़ेगा। एंड काफी अच्छा ऑफर है, आप परचेज कर सकते हैं। एंड हाँ, मैं आपको एक चीज बता रही थी कि, और एक और चीज कि आप ये सोच के चलो कि आपको सिलेक्शन के लिए हर सेक्शन में अच्छा होना जरूरी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर सेक्शन में बेस्ट कोई भी नहीं हो सकता। ये आप बिल्कुल मत सोचो कि मेरा ये खराब है, मेरा नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आपका कोई भी 2-3 सेक्शन बेस्ट है, कोई भी 2 सेक्शन बेस्ट है, बाकी आप एवरेज भी लेके चल रहे हो तो भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि हर सेक्शन अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। और ऐसा नहीं होता कि आप ये सोच के चलो मैं पूरे अच्छे से टाइम मैनेज कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। मैं भी फंसी थी, बस आपको उस मोमेंट पे ये याद रखना है कि कोई बात नहीं, टाइम गया है, पूरा मैक्सिमम ट्राई करो कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए जिसमें आपने इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया।
वो नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, उसको वहीं के वहीं छोड़ के आगे बढ़ो। क्योंकि क्या होता है, फिर हमें बहुत दिमाग में टेंशन आ जाती है कि मेरा टाइम वेस्ट हो चुका है, अब मैं क्या करूं। तो ये गलती मत करना, फंसे, खुद को समझाना और आगे बढ़ना। मॉक टेस्ट में भी आप ये मत करना कि बीच बीच में मॉक टेस्ट रोक के दे रहे हो। 2 घंटे है पूरे बैठो, एग्जाम को अटेम्प्ट करने का जो ऑर्डर है वो आप बार बार चेंज करके मॉक टेस्ट दो, बहुत हेल्प मिलती है उससे। मैं जब मॉक टेस्ट देती थी, कभी मैं इंग्लिश पहले अटेम्प्ट करती थी, फिर क्वांट, फिर जीए, फिर रीजनिंग, फिर जो मुझे बेस्ट सूट किया वो मैंने एग्जाम में अप्लाई किया। आप इंग्लिश लो, हिंदी लो, इसमें आरआरबी पीओ में ये आपके ऊपर है, ऑप्शन आता है, जिसमें आपको लगता है कॉन्फिडेंस है आप वो लो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंग्लिश कम स्कोरिंग है, हिंदी कम स्कोरिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एंड मैंने अपने आपको मार्क्स बता दिए और मैंने आपको बता दिया है कि आप मॉक टेस्ट दीजिए, सेक्शनल टेस्ट देना बहुत जरूरी है। एंड इंग्लिश के लिए भी सेक्शनल टेस्ट देना उतना ही जरूरी है, क्योंकि जितने ज्यादा आप सेक्शनल टेस्ट देते हो उतने ही आप कॉम्प्रिहेंशन, जो भी रीडिंग आती है उसको आप रीड करते हो, आपकी स्पीड बढ़ती है। एग्जाम में इतने बड़े बड़े पैरा आते हैं, उनको रीड करके याद करना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि जब टाइमर ऊपर सर पे लगा होता है ना, तो उनको फिर याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो ज्यादा से ज्यादा सेक्शनल टेस्ट दो एंड एनालाइज करो कि स्पीड कम क्यों आ रही है, मैं इस टॉपिक में क्यों अटक गया, मुझसे क्यों नहीं हो पाया। वो टॉपिक के क्वेश्चंस को करो, उस टॉपिक को और अच्छे से समझो, फिर दोबारा टेस्ट लगाओ। तो ये सब मेरी स्ट्रेटेजी थी जो मैंने आपको बता दी। बस ये चीज ध्यान रखना कि सेक्शनल कट ऑफ आप सबकी क्लियर करो और टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना, क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है कि आप काफी बार एक ही सेक्शन को 40 मिनट दे रहे हो एंड बाकी सेक्शंस के लिए फिर आपके पास टाइम नहीं बच रहा। क्योंकि काफी लोगों से मैंने जब अपने पेपर के बाद डिस्कस किया तो ज्यादातर लोगों ने ये बताया था कि उनके साथ ये हुआ है। एंड कई लोगों ने ये भी बताया कि उनकी सेक्शनल अटेम्प्ट नहीं कर पाए एंड सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई। तो ये ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि एग्जाम लेवल जो होता है वो आईबीपीएस में पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस से तो कम होता है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि ये नॉर्मल जो भी आप प्री देते हैं उससे थोड़ा सा लेवल अप होता है, बस इसमें स्पीड और टाइम मैनेजमेंट का खेल है। क्वेश्चंस का लेवल नहीं बढ़ता, आप नॉर्मल रहते हैं। प्रैक्टिस करो, अलग अलग वैरायटी के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस करो, फ्री टेस्ट दो तो अच्छे से हो जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छा से होगा आपका एग्जाम। थैंक यू।